कैसे निमसेट के एग्जाम की तैयारी करनी है, निमसेट होता क्या है। इसमें हमारे बीसीए वाले स्टूडेंट्स तो एलिजिबल रहते ही हैं, साथ ही अगर आप लोगों ने बीएससी मैथमेटिक्स से करी हुई है तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। 8 जून को जो एग्जाम है उसके लिए आपकी क्या बच्चों को राय है कि बच्चों को इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। लास्ट मोमेंट के ऊपर जितना पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, उसी के ऊपर रिविजन करें, ट्राई प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज दे कैन। क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बच्चे को फॉलो करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन 1 साल है। तो आप लोग पहले 3 महीने अपना बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सर इसका कितना बड़ा रोल है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो रैंक प्रोड्यूस करते हैं और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो रैंक बूस्ट करते हैं। सो कंप्यूटर का कितना बड़ा रोल है निमसेट में और कैसे इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पूरा वर्ल्ड इज रनिंग फॉर कंप्यूटर्स एंड कंप्लीट वर्ल्ड इज, है ना, एवरी आईटी प्रोफेशनल एंड एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर। यस, नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में। और यहां पर हम लेकर आए हैं निमसेट का एक बहुत ही शानदार सा पॉडकास्ट, जहां पर हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे जो भी निमसेट से रिलेटेड हैं और आपके मन में बार बार आते हैं कि कैसे निमसेट के एग्जाम की तैयारी करनी है, निमसेट होता क्या है, इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से आपके कंप्यूटर, आपका मैथ्स, आपकी रीजनिंग, आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे 2 शानदार फैकल्टीज, केशव सर और पुनीत मैम। वेलकम मैम एंड सर, आपका क्या कहना है आज ये पॉडकास्ट के बारे में और आपको क्या लगता है कि ये पॉडकास्ट में आज किस तरीके की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और ये स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेंगी। ओवर टू यू मैम। So मुझे लगता है आई थिंक दिस वाज रियली नीडेड बिकॉज निमसेट एग्जामिनेशन इज अबाउट टू अप्रोच एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव डाउट एट मेनी प्लेसेस कि भाई क्यों करें एमसीए, है ना, क्यों ज़रूरी है एमसीए करना। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट कैन बी द करियर अपॉर्चुनिटीज़, व्हाई टू चूज़ एमसीए, बिकॉज देयर आर मेनी ऑप्शंस, है ना। एंड आई थिंक बच्चों के पास करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, आज की डेट में तो स्पेशली नहीं है। But why again to choose masters in computers applications only if you have so many options available? And definitely what strategy, all those who are preparing for the examination जिनका पेपर just approaching है जून के अंदर, तो वो क्या strategy follow कर सकते हैं to qualify the examination? Also there are students जिनके मन में ये डाउट रहता है because masters in computers application is not necessary for only CS background students, though it named as masters in computers application, but फिर भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के होंगे तो ही आप MCA कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई हम नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो हम वो गैप कैसे फिल करें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम देखें तो एक कंप्यूटर वाला बच्चा उसने ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर में तो उसका जो नॉलेज लेवल होगा वो डेफिनेटली थोड़ा एडवांस होगा कंपेयर टू एनीवन जो किसी कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहा है या साइंस स्ट्रीम से आ रहा है, वो एंड एमसीए के अंदर लैंड कर रहा है, अपनी स्ट्रीम को डाइवर्स कर रहा है। तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो गैप कैसे फिल होगा, सो ऑल दैट डिस्कशन आई थिंक इज रियली एसेंशियल फॉर ऑल। तो यहाँ पर ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। केशव सर के पास जाने से पहले मैं एक और चीज यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर कह दूं कि बच्चों ने हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे पर्सनल मैसेजेस भर दिए थे ये कह कहकर कि निमसेट का बैच कब आने वाला है या निमसेट को हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। तो आज उन सभी चीजों के ऊपर से जो है पर्दा उठने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब हम चलेंगे अपनी अगली फैकल्टी के पास जो कि हैं केशव सर, और ये बताएंगे कि निमसेट आखिर कैसा एग्जाम होता है और यहाँ पर कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप इसमें कैसे बच्चों की मदद करने वाले हैं। ओवर टू यू सर। तो जैसा आप सभी लोगों को क्लियर है कि निमसेट का जो एग्जाम है हमारा एमसीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप लोगों ने एनआईटी से करनी है। इसमें हमारे बीसीए वाले स्टूडेंट्स तो एलिजिबल रहते ही हैं, साथ ही अगर आप लोगों ने बीएससी मैथमेटिक्स से करी हुई है तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने बीटेक भी करी हुई है और मैथमेटिक्स आप लोगों के पास 4th सेमेस्टर तक है तो भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं और अपने करियर को कंप्यूटर साइंस की दुनिया में शिफ्ट करना चाहते हैं तो निमसेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम रहने वाला है, चाहे आप लोग 2025 में प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। निमसेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मैथमेटिक्स, उसको मैं आप सभी लोगों के साथ डिलीवर करूंगा। चलिए, सो यहाँ पर केशव सर ने बताया कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे निमसेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं और अगर उनको अपना करियर में शिफ्ट लाना है कंप्यूटर साइंस की तरफ या कंप्यूटर की तरफ वो जाना चाहते हैं तो इस तरीके से वो अपना जो है करियर को बना सकते हैं। सो अगला सवाल मेरा पुनीत मैम से है। पुनीत मैम, अब ना एक एग्जाम है 8 जून को जो 2026 है, वो एक डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अभी जो 8 जून को एग्जाम है तो पहले काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे जो कि 8 जून के एग्जाम की तैयारी में हैं। तो 8 जून को
जो एग्जाम है उसके लिए आपकी क्या बच्चों को राय है कि बच्चों को इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? सर मुझे लगता है अब तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, सो इसमें कोई बहुत लंबी स्ट्रैटेजी बताना विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन। अब लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे सो इट विल बी एडवाइजेबल कि भाई जो आपने पढ़ा है कीप ऑन रिवाइजिंग दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें आप देख लिया आज 15th मई हो चुकी है, सो हार्डली वी आर लेफ्ट विद 20 days 22 days है ना, जिसको लास्ट के 2 दिन को तो हम कहीं काउंट ही नहीं करते बिकॉज दैट्स बेसिकली केप्ट फॉर रिलैक्सिंग। सो आई थिंक कि बच्चों को इस टाइम के ऊपर शुड रिवाइज द कॉन्टेंट, शुड नॉट फोकस अपॉन से एनीथिंग न्यू। लास्ट मोमेंट के ऊपर जितना पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, उसी के ऊपर रिविजन करें, ट्राई प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज they can, and again try to focus upon that topic only. Do not get distracted by whatever is happening, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे कंटेंट होता है ना, क्योंकि ये वाले बच्चे ना वो हैं सर जो ग्रेजुएशन के बाद पेपर देते हैं, तो इनमें थोड़ा सा ना बचपना भी जिंदा है, चंचलता होती है। हाँ, तो ये भी सिंसियर वाले उसमें गए नहीं है। तो ये वाले बच्चे क्या है कि अगर किसी फ्रेंड ने भी कह दिया अरे तूने वो नहीं पढ़ा, तो वो वाला उन माइंड में ट्रिगर कर जाती है, हाँ, तो वो पैनिक हो जाते हैं, तो वो अपना जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के वो पढ़ने लग जाएंगे। सो आई पर्सनली बिलीव कि भाई ये सोशल मीडिया, ये डिस्ट्रैक्शंस, ये फ्रेंड ने ये बोला, उसने ये बोला, ये सब छोड़ के जितना पढ़ा, हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू नॉट पैनिक एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट, कीप रिवाइजिंग। बिल्कुल सही। सो मैम की बात में बस थोड़ा सा चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैम का जो ये बोलने का जो पूरा का पूरा क्रक्स था वो ये था कि आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमेशा जो आप फोकस करें वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करें कि मैं ये भी पढ़ लेता हूं, मैं वो भी पढ़ लेता हूं, मैं यहां से भी पेपर आ सकता है, वहां से भी नहीं। जस्ट बिलीव योरसेल्फ, बिलीव योर टीचर्स एंड ट्रस्ट मी, यू गोना रॉक द एग्जाम ऑन 8th of June। सो ऑल द बेस्ट जो 2025 के लिए हैं। सो अब बात करते हैं 2026 की। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनलाइटिंग अस। तो अब बात करते हैं 2026 की, और केशव सर से मेरा ये सवाल रहेगा 2026 के लिए कि सर क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बच्चे को फॉलो करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन 1 साल है। सो उस 1 साल में बच्चे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये एक T20 नहीं रह गया है, अब ये एक टेस्ट मैच है जो कि एक, या मैं कहूंगा एक मैराथन है, जो कि एक मैराथन 1 साल की चलने वाली है। सो इस मैराथन में बच्चा कैसे पेशेंस रखेगा, कैसे वो अपने आप को रेगुलरली भरोसा दिलाता रहेगा कि मैं एग्जाम को कर लूंगा, क्या बच्चे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे सर। बहुत से बच्चों का ना मेरे पास टेलीग्राम पे या फिर पर्सनल चैट पे मैसेज आता है, सर हमारा ना फाउंडेशन बहुत वीक है। मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आप लोगों के पास अभी पूरा 1 ईयर है फॉर योर निमसेट 2026 एग्जामिनेशन, तो आप लोग अपना पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे मैथमेटिक्स के भी है, रीजनिंग का भी फाउंडेशन होता है और कंप्यूटर अवेयरनेस का भी फाउंडेशन है। तो आप लोग पहले 3 महीने अपना बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद अपना एक बार प्रीवियस ईयर को देखना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आप लोगों का कंप्यूटर अवेयरनेस हो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले से क्लियर हैं तो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसको 1 मिनट के लिए स्टेबल करके हमारे जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा जाना जरूरी है। और अगर आप लोगों के वो कमज़ोर हैं तो उन्हें पहले करें। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका बिल्कुल स्ट्रांग है तो उसे लास्ट में रखें, क्योंकि अगर आपने स्ट्रांग टॉपिक पहले कर लिया और वीक टॉपिक लास्ट तक पहुंच रहा ना तो हौच पौच हो जाएगी। इसलिए पहले वीक टॉपिक्स करते करते इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़िए, वीक वीक वीक, मिडल मिडल मिडल, मीडियोकर, और उसके बाद स्ट्रांग टॉपिक तक लेके जाइए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और हमारा पूरा 1 ईयर भी जो है पूरे सिलेबस में कवर अप हो जाए। तो दैट्स वेरी गुड। तो सर ने बताया कि किस तरीके से, तो यहाँ पर मैं सर की बात पर एक कहानी ऐड करना चाहूंगा। वो कहानी है कि मेरा ना लेफ्ट हैंड मेरा एक वर्किंग हैंड नहीं है, तो अगर इस लेफ्ट हैंड से मैं रेगुलरली यूज करता रहूंगा, इसको इस्तेमाल में लाता रहूंगा, ये मेरा वीक हैंड है, लेकिन एक मोमेंट के बाद आकर जब मैं इसको बार बार इस्तेमाल में लाऊंगा, इसको यूज करूंगा, तो ये मेरा स्ट्रांग हैंड हो जाएगा। तो यही सर भी समझाना चाहते हैं कि आपका जो स्ट्रांग हैंड है वो अच्छी बात है, आप राइटी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने वीक चीजों के ऊपर, अपने वीक कंसेप्ट्स के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं और लगातार निरंतर फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी से फोकस करते हैं, तो यकीन मानिएगा आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और यही सर का कहना है। मैं राइट सर? बिल्कुल सही। सो ये था हमारा कि स्ट्रैटेजी कैसे होने वाली है और किस तरीके से 2025 का 8 जून का एग्जाम होने वाला है। तो अगला सवाल मेरा पुनीत मैम से रहेगा। मैम, ये तो था स्ट्रैटेजी, लेकिन बच्चे ना अक्सर ये सोचते हैं कि मैं दिन में ना 5 घंटे पढ़ लेता हूं, मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूं, अरे मैं तो 22 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैम, क्या प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए बच्चे के जहन में या बच्चे के पास, जो कि आज खुद साक्षात पुनीत मैम द फैकल्टी बताने वाले हैं कि बच्चों को इस तरीके से फोकस करना चाहिए, इस तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए कि उनका सिलेक्शन पक्का है? सर मुझे लगता है टाइम टेबल ना सेल्फ मेड होता है। इट्स अ स्टडी प्लान एक्चुअली, एंड दैट्स अकॉर्डिंग टू प्लान्ड बाय अ स्टूडेंट।
करेक्ट डेफिनेशन यही होनी चाहिए। तो सर किसी का भी स्टडी प्लान मैं बनाने वाली तो आई थिंक कुछ नहीं हूँ, क्योंकि हर बंदे का एक अपना रूटीन है, एक अपना स्केड्यूल है। एंड मोर ओवर वो बच्चे जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, डेफिनेटली दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एग्जामिनेशन, सो दे डू हैव देयर ग्रेजुएशन, दे डू हैव देयर कॉलेज वर्किंग आवर्स। तो वो उसके हिसाब से बस एक मैं सजेशन इसके अंदर दूंगी, वो ये है कि कंसिस्टेंसी। अगर आपने आज सोचा कि आपने अपने टाइम टेबल को ऐसे अलाइन करने कि आपने 2 से 3 घंटे की स्टडी रखी है जो आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर करनी है, सो आई विल सजेस्ट कि ट्राई टू कीप इट कंसिस्टेंट। ये नहीं कि भाई आज पढ़ लिया एंड कल हम भूल गए, परसों तो याद ही नहीं कि निमसेट क्या था या CUET PG क्या है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई आप उसको 2 घंटे बेशक आप पढ़ें, आप किसी भी टाइम पढ़ें, दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज वी हैव प्रायोरिटीज इन लाइफ। कई बारी अप डाउन हो जाता है, कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, या कई बारी हम जो है नहीं पढ़ पाते हैं। तो फॉर एनी रीजन आप ट्राई करें कि उसको कंसिस्टेंट रखें ऑन रेगुलर बेसिस। एंड दैट टू वन मोर थिंग आई विल से कि रही बात टाइम टेबल की, तो सर सजेशन ये रहता है कि जो जनरली जो हमारा ब्रेन होता है वो मॉर्निंग टाइम के ऊपर ज़्यादा फ्रेश रहता है, एक्टिव होता है। एंड हम मॉर्निंग टाइम में जो चीज़ पढ़ते हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा याद रहती है। पर इसके साथ मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करूंगी, वो मैं अभी थोड़ी देर में ऐड करती हूँ। तो लर्निंग वाला जो पार्ट रहता है बेसिकली, जिसमें ज़्यादा लर्निंग है, माइट बी दैट कैन बी फॉर्मूलाज, दैट कैन बी सम आई मीन ट्रिक्स और थियोरम्स और एनीथिंग वॉट एवर इट इज। सो उसको आप मॉर्निंग टाइम के ऊपर ज़्यादा रख सकते हैं, सो दैट कि वो आपके माइंड की रिटेंशन में ज़्यादा रहे। वन सेकेंड थिंग इज कि ऐसा भी होता है कि जो आप रात को सोच के सोते हैं, है ना, जैसे आपने पूरे दिन में जो पढ़ा, तो जब आप लेटें शांति से, तो आप उसको अपने माइंड के अंदर ना रिकॉल करें। जब आप उसको माइंड में रिकॉल करेंगे ना, दैट आल्सो इज अ रिविजन, इट्स अ टाइप ऑफ रिविजन। जब आप उसे रिकॉल करेंगे ना, तो इटसेल्फ आपकी उस दिन की रिविजन हो जाएगी। एंड व्हाइल रिवाइजिंग दैट, जो चीज आपको नहीं याद आई ना, दैट मीन्स वो भी आपके वीक एरिया में है। बहुत 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 सही बात मैम ने बताई कि थ्रू आउट आप रिवाइज कीजिए, चाहे दिन का 2 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। और जब आप वो पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि आगे दौड़ रहे हैं और पीछे का छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे दौड़ पीछे छोड़। आपको रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और रात को जब आप रेस्ट करने जाएं, जब आप रिलैक्स होकर बैठें, तो आपको उसको रिकॉल करना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या मैं उसको रिटेन कर पाया। और अगर नहीं कर पाया तो शायद वो टॉपिक्स अभी उतने अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं। दैट्स वेरी अपने लेक्चर्स में यही बात बोलते हैं कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक द एनी एग्जामिनेशन। सर मैं इसमें एक बात ऐड करूंगी, एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आइदर निमसेट, दो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट निमसेट, बट आई विल सजेस्ट फॉर एनीवन, कोई भी बच्चा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नेवर प्रमोट रोट लर्निंग। दिस इज अबाउट कि यू शुड हैव फंडामेंटल नॉलेज अबाउट योर बेसिक्स एंड एवरीथिंग। सो इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ आपको, देखिए जो आपका सिलेबस होता है ना, बेसिकली वो 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है वो टॉपिक्स जिस पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसको आप स्ट्रगलिंग टॉपिक्स बोल सकते हो। एंड दूसरा वो होता है जो आपके कॉन्फिडेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं। देखिए सिंपल सा ट्रिक यही है कि जो स्ट्रगलिंग टॉपिक्स है ना, उसके ऊपर तो आपको वर्क करना है। उसके लिए तो आपको टाइम टेबल भी बनाना चाहिए, उसके लिए तो आपको हार्ड वर्क भी करना चाहिए, आइदर दैट इज थ्रू आवर वीडियोस और थ्रू आवर सेशंस और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और व्हाटएवर। बट जो आपके कॉन्फिडेंट टॉपिक्स है ना, कीप रिवाइजिंग, बिकॉज जब उसको रिविजन में नहीं रखते ना, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो कॉन्फिडेंट टॉपिक्स भी आपके स्ट्रगलिंग में कन्वर्ट हो जाएं। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीक टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस करना है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी रेगुलरली पकड़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पर ना अगला एक सवाल जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है, जो कि मैं पूछना चाहूँगा केशव सर से, फिर मैम के पास भी आएंगे सेम क्वेश्चन को लेकर। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे निमसेट का एग्जाम 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सर इसका कितना बड़ा रोल है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है? केशव सर बताएंगे। प्रीवियस ईयर तो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रीवियस ईयर निमसेट के नहीं, साथ साथ आप लोगों को CUET PG के भी सॉल्व करने चाहिए। और CUET PG तो आई थिंक 2022 से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते थे। आई एम राइट? राइट। तो DU MCA भी होता था हमारे साथ, एक BHU MCA भी होता था। उन सब के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर से फ़ायदा ये होता है कि हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है, यस, कि कितने टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं। अब जैसे मैं मैथमेटिक्स के ऊपर बात करता हूँ, 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर है, और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वेक्टर टॉपिक से पूछे गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 88 क्वेश्चंस जो हैं वो निमसेट के अंदर पूछे गए हैं वेक्टर से। सिमिलरली परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 64 क्वेश्चंस के आसपास हैं ऑन एन एवरेज। और उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी से हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे टॉप
टॉपिक्स मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके। तो प्रीवियस ईयर आप लोगों की प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप उसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो। बहुत सही। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि वो आपको पैटर्न समझाएंगे, वो आपको आपकी तैयारी के और ज़्यादा नज़दीक लेकर जाएंगे, ताकि आपको पता तो लगेगा ना कि कैसा पेपर आ रहा है, और आप फिर उसके इर्द गिर्द ही अपनी प्रिपरेशन रखेंगे कि आपको पता है कि आपको कहाँ से अपनी लाइन स्टार्ट करनी है और कहाँ पे जाकर रुकना है। तो ये पैटर्न है, इसके आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस चीज़ की पढ़ाई हमको करनी है। मैम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद एक और बहुत ही बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन कि ना बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं और ना वहाँ पे जाकर एग्जाम देते हैं और फिर वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ना यहाँ पर वो एक चीज़ भूल जाते हैं, मॉक टेस्ट। मैम मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल है? आप निमसेट या कोई भी आप कंपैरेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो मॉक टेस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? ओवर टू यू मैम। सर एक प्लेयर है, गेम खेलता है, आपने देखी क्रिकेटर्स हैं कि क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम है हमारे नेशन का, तो वो रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बिल्कुल सही, अगर वो और ज्यादा अपनी स्किल्स को बेहतर डेफिनेटली कर सकें। एंड जो मेंटेन स्किल्स हैं वो बनी भी रहें, है ना? सिंपल सी बात। तो वही वाली चीज है, अगर आप एक बच्चा अगर 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेगा, जब उसके बाद उसके पास 501th क्वेश्चन आएगा तो वो डरेगा नहीं ना। सिंपल सी बात। फियर फैक्टर से आप आउट होते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई मतलब कोई जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करके जाता वो घबरा सकता है। जिसने पढ़ा होगा, जिसने प्रैक्टिस किया होगा, तो उसके पास तो डरने का कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा ना सर। सो मॉक टेस्ट बिल्कुल सही बताया रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ने कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर एक बात अपने साइड से ऐड करना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट, एम से मॉक टेस्ट, एम से मिरर, वो आपका मिरर है। वो आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है या अभी आप कितना दूर हैं आप अपने रिजल्ट से। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहते हैं तो आपको पता लगता रहेगा कि अभी आप कट ऑफ के, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपके पास है, तो आपको पता लगता रहेगा कि आप उसके कितने करीब हैं या अभी और कितनी मेहनत करनी बाकी है। सो मॉक टेस्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको जब आपकी प्रिपरेशन आपको लगे कि बहुत हद तक हो चुकी है, सो मॉक टेस्ट रेगुलरली लगाते चलें। सर एज अ स्टूडेंट बच्चे पुराना कोई पेपर होता है जैसे किसी यूनिवर्सिटी का, जैसे अभी सर ने बोला, सर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि इट्स नॉट दैट कि आप इसी का PYQ लगाओ, और रिलेटेड एग्जामिनेशंस फॉर अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, सो यू शुड कंसिडर इट कि भाई ये तो आपका ही PYQ है, सॉल्व दैट। तो उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द पैटर्न ऑफ पेपर, रिपीटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एम्पल अमाउंट, आप टोटल एग्जाम एनालिसिस कर रहे हो पूरा विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन पेपर। सो दैट्स आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बहुत ही $1 मिलियन एक एडवाइस जो मैम ने दी है कि ना केवल आप निमसेट के ही प्रिपरेशन करें या उसी का मॉक टेस्ट लगाएं, उसके इर्द गिर्द जितने भी एग्जाम आपको नजर आते हैं आप उसका मॉक टेस्ट लगाइए। कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, कुछ आपके पास ही आएगा, कुछ आपसे लिया नहीं जा रहा है। सो कृपया करके आसपास के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके भी क्वेश्चंस को लगाइए। आपको बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी वहां पर कि हाँ ऐसा भी पूछ सकते हैं और ऐसा भी पूछा गया है। सो आप थोड़ा सा और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। और इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, मॉक टेस्ट तो उसी टाइम देनी चाहिए जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन है। अच्छा। जैसे हमारा अभी 2025 का निमसेट का एग्जाम शायद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है, तो मॉक टेस्ट भी आप लोगों को, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अपने 2 बजे ही लगाने चाहिए ताकि माइंड हमारा प्रिपेयर रहे कि हमें एग्जाम भी करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो है पॉडकास्ट आगे बढ़ रहा है, और अब मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहूंगा। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल जो है टच यहां पर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केशव सर से कि सर मैथ्स के लिए, है ना, स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए निमसेट का कितना बड़ा रोल है, और केशव सर हमारे 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए क्या खास लाने वाले हैं? तो मैथमेटिक्स तो है ना लगभग 60% है। 1000 मार्क्स का निमसेट का पेपर और मैथमेटिक्स 600 का पेपर है, और आई थिंक इसके अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और रिस्पेक्टिव उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब आपको ये देखना है कि 600 मार्क्स, मैं एक बार ये कट ऑफ के बीच में भी बातचीत छेड़ी थी, मैं कट ऑफ अगर इसमें एनालाइज करूं, मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप लोग 700 प्लस स्कोर करते हैं ना तो टॉप 10 में आते हैं। अगर आप लोग 700 मतलब 600 से 700 के बीच में आते हैं तो टॉप 50 में आते हैं। तो इसका मतलब 600 प्लस करते ही आपका रैंक बदल जाता है, रैंक बदल गया। इसका मतलब एक मेजर पोर्शन जो मैथमेटिक्स है उसका यूज करके आप अपने रैंक को कहां से कहां बूस्ट कर जाएंगे। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो रैंक प्रोड्यूस करते हैं
और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो रैंक बूस्ट करते हैं। तो हमें रैंक प्रोड्यूस टॉपिक्स को भी अच्छे से करेंगे और रैंक बूस्टर टॉपिक्स को भी अच्छे से करेंगे। और रैंक बूस्टर टॉपिक्स इतने ईजी रहते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और अब मैथमेटिक्स के ऊपर बात करते हैं कि मैथमेटिक्स को इस साल 2026 मैच में किस तरीके से हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। खासकर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। एडवांस IIT JEE वाला एडवांस नहीं, निमसेट लेवल तक हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। डेफिनेशन से लेकर, एग्जाम्पल से लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक सब कुछ हम लोग ऐसा कवर अप करेंगे कि आपके सामने अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं सर की बात को और ज़्यादा संक्षिप्त में कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैथ्स है निमसेट के अंदर वो आपको राजा से रंक भी बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है। तो अब चॉइस आपकी है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं। आप CUET PG चैनल के साथ हमारे साथ जुड़कर निमसेट की प्रिपरेशन करके केशव सर के साथ अपनी रैंक सुधारना चाहते हैं या फिर और निमसेट मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने कवर अप कर लिया तो CUET PG का जो हमारा SCQP 09 है हमारा जी, तो SCQP 09 का मैथमेटिक्स भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि निमसेट है सेट और CUET PG है सबसेट। अगर सेट पढ़ लिया तो सबसेट तो इजीली सॉल्व। तो यहाँ से सर का अगर और ज्यादा इसको कहें तो एक तीर से बहुत सारे निशाने आप लगा सकते हैं। अगर आप सच में सीरियस है एग्जाम क्रैक करने के लिए, सो दिस इज द टाइम, दिस इज द चैनल एंड दिस इज द फैकल्टी दैट वी आर सिटिंग विद, कि इनके साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो यकीन मानिएगा सिलेक्शन दूर नहीं है। सो पुनीत मैम, यहाँ पर हुई मैथ्स की बात, अब बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। सो कंप्यूटर का कितना बड़ा रोल है निमसेट में और कैसे इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है? सर वैसे तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा मेजर कंटेंट नहीं है निमसेट एग्जामिनेशन में कंपेयर टू डेफिनेटली अदर एग्जामिनेशंस, बिकॉज वी हैव आई थिंक 120 मार्क्स फॉर कंप्यूटर्स एंड दैट टू इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो कंप्यूटर ऑल्दो मेजर कंटेंट इस पेपर का तो नहीं है, बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि ऑल्दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट दे मस्ट हैव गिवन CUET PG एज वेल। ऑल्सो दे वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सम रिलेटेड एग्जामिनेशंस ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, है ना। बिकॉज एक बच्चा जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएगा वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे सिर्फ निमसेट ही निकालना है, वो अपने डाइवर्स ऑप्शंस को ओपन रखेगा, बिकॉज ही डोंट वांट टू स्पॉइल हिज कैरियर, ही डोंट वांट टू स्पॉइल हिज 1 ईयर, सिंपल। सो सर मुझे ऐसा लगता है कंप्यूटर इज दैट सब्जेक्ट जो कि अभी एवर इवॉल्विंग एंड समथिंग after which everyone is running. पूरा world is running for computers and complete world is, है ना, every IT professional and everything is associated with computer, है ना। अभी तो इतना ज़्यादा diverse हो चुका है because AI has occupied the market so well. So वो सब कुछ क्या है कि भाई निकल तो वहीं से रहना, जो बेस रेडी होगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाओगे, मास्टर्स करके आप जाओगे, तो आप डेफिनेटली यू मस्ट बी प्लानिंग टू गो फॉर सम ऑफ द रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि इंडिया की हो या फिर आप अब्रोड की हो, कहीं पे भी आप अप्लाई करेंगे या ट्राई करेंगे। सो वहां पर अगेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप तभी कर सकते हैं ना जब आपको बेसिक्स पता है। द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप घर की नींव रखेंगे तो ही तो दीवारें खड़ी करेंगे ना, ये नहीं सीधा दीवारें खड़ी करके तो नींव नहीं रखी जा सकती। सो द बेसिक फाउंडेशंस इज समथिंग व्हिच वी टीच in these entrance level examinations, whether it is CUET or it is NIMSET examination. So my approach will always be same, working on the fundamentals, working on creation of the base of students, because मुझे ऐसा लगता है कि graduation में बच्चे पढ़ते हैं पास होने के लिए, they don't run for learning something, but entrance level examinations have different approach. They actually check the knowledge of a candidate. They don't check कि भाई नंबर कितने आएंगे, no, they check कि भाई उसने सीखा कितना, एग्जैक्टली कंसेप्ट्स कितने अच्छे से पकड़े बच्चे ने। सो द फोकस विल डेफिनेटली बी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग ऑन कंसेप्ट्स along with the question practice so that a candidate not only for NIMSET मेरे से पढ़ा हुआ जो भी बच्चा होगा related सारे examinations के questions जो है वो कर पाएगा। अगेन फोकस इज द बिल्डिंग ऑफ बेस। बिल्कुल सही। सो मैम की बात पर हम इसलिए 110% भरोसा कर सकते हैं क्योंकि CUET PG का एग्जाम हुआ था और मैम की फैन फॉलोइंग जो थी वो बच्चों में देखने लायक थी। मैम ने जो पढ़ाया, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट एनीथिंग, लेकिन सच में मैम ने जो पढ़ाया आप चेक कर लीजिएगा विद द स्टूडेंट्स एंड विद एवरीथिंग, विद द डाटा जब भी वो अवेलेबल हो, तो मैम ने जितना पढ़ाया था उतना पेपर में एग्जैक्टली आया था। और यही हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी मैम जितना पढ़ाएंगे और जिस तरीके से पढ़ाएंगे वो भी आगे आपको निमसेट में वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। तो ये थी कंप्यूटर की बात और मैथ्स की बात। अब मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग की। सो रीजनिंग कितना बड़ा एक इंपैक्टफुल मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे सर ने बताया कि 600 नंबर का मैथ्स आता है, जो सेकंड हाईएस्ट अगर किसी की वैल्यू है निमसेट एग्जाम के अंदर तो वो रीजनिंग की है। आपके पास जो है 40 क्वेश्चंस आएंगे,
हर क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, तकरीबन 240 नंबर की आपकी जो है वहां पर रीजनिंग आएगी। तो कोलैबोरेशन अगर हम तीनों का मिला लें तो तकरीबन 1000 ऑलमोस्ट हो जाता है। सो 240 नंबर के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको आपके बेसिक्स अच्छे तरीके से बताए जाएंगे, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे डायरेक्शंस हो, चाहे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, कुछ भी, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और हमें टाइम देना है, और यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन 110% फॉर श्योर होगा। सो ये होगी हमारी अप्रोच, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मैथ्स, चाहे रीजनिंग। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर टीचर्स, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, एंड बैंग ऑन, यू आर द नेक्स्ट निमसेट क्वालिफायर। आप क्वालिफाई स्टूडेंट हो जाएंगे फॉर श्योर। सो मैम, एक आखिरी चीज जो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, दोनों से पूछना चाहूंगा कि आखिरी एक मोटिवेशन लाइन जो हम 2026 के एस्पिरेंट्स को देना चाहें, जिसके बाद बच्चा एकदम बूस्ट अप हो जाए, एकदम चार्ज अप हो जाए और फिर वो पढ़ाई में लग जाए। सो सर से शुरुआत करते हैं। मैं तो अपने लेक्चर्स में हमेशा कहता हूँ #future NITians। तो अगर नाम के साथ NIT का टैग लगना है और NIT को एक्सपीरियंस करना है, उसको एलैबोरेट करना, उसको एक्सप्लोर करना कि उसमें किस तरीके का कंटेंट डिलीवर है, और आपकी जो लाइफ है एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से NIT पे शिफ्ट होने वाली है, तो उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको निमसेट को प्रिपेयर करना है और फ्यूचर NITian बन के अपनी लाइफ को जो है और बेहतर बनाना है। #future NITians, right sir? So yes, thank you so very much sir for your motivational words. मैम, over to you कि आपके हिसाब से बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी या क्या मोटिवेशन पुनीत मैम के। सर 2 पॉइंट्स का आंसर दूंगी एक आपके क्वेश्चन से। वन इज व्हाई टू चूज निमसेट, why MCA I will better say, and what are the career opportunities, because definitely जब बच्चे को ये पता होगा कि मुझे क्या मिलेगा, सिंपल, तो वो बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। सिंपल सी बात है ना। तो वाई देयर सो मेनी ऑप्शंस ना। अभी बच्चा कैरियर क्यों हम बच्चे को बूस्ट अप करें कि भैया आप मास्टर्स के लिए जाओ एंड गो फॉर कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस, बिकॉज वर्ल्ड इज इवॉल्विंग अराउंड कंप्यूटर्स एंड व्हाट फ्यूचर इज, वो अगेन वो कंप्यूटर की तरफ ही जाएगा। अभी आप देखें सर, एवरीवेयर वेदर वी टॉक अबाउट डेटा साइंस और वी टॉक अबाउट मशीन लर्निंग और वी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ, ये जो फील्ड्स आज की डेट में निकल रही हैं, शुरू कहाँ से हुई हैं? दैट्स बेसिकली फ्रॉम कंप्यूटर्स। एंड ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप जितनी आज की डेट में कॉलेजेस हैं, दे इवन हैव स्टार्टेड BTech इन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी शुरू हो गया। रादर अगर मैं इससे भी पीछे जाऊं सर, तो आजकल स्कूल के अंदर AI इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। सो अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी कंपल्सरी सब्जेक्ट हो चुका है। नो, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिकॉज इवन एवरीवन न्यू कि भाई फ्यूचर जो है वो कंप्यूटर के क्रॉस ही रिवॉल्व करेगा, है ना। तो आई थिंक देयर इज नो अदर रीजन ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। अगर आप कंप्यूटर्स के अंदर स्ट्रांग होंगे, आपका CS बेस ही नहीं होगा, तो आप फ्यूचर में अगर कोशिश करेंगे ना, देखिए सर क्या होता है, जो चीज़ बचपन में कहते हैं ना, जो बचपन की सीखी चीजें होती हैं ना, वो कभी भूलती नहीं है, वो वाली बात है। तो अगर आप छोटे से ही वो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, सो लेटर अगर आपको कोई वैसी चीज दी जाएगी तो यू वोंट फियर ऑफ इट, सिंपल सी बात। एंड फ्यूचर यही है। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस, सो अभी जो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स इवन गेट कंफ्यूज ओवर दिस ऑल्सो कि भाई थ्योरी में जाए कि प्रैक्टिकल में जाए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंटर है। So that basically depends upon your choice. But again, आप जब मास्टर्स करने के बाद जब आप प्लान करते हो फॉर थ्योरी और प्रैक्टिकल, whatever your wishes, दोनों पोर्शंस के अंदर जब हम थ्योरी की बात करें तो कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर इज वर्किंग, दैट्स बेसिकली टॉट इन डेटा स्ट्रक्चर्स और इन एल्गोरिथम्स और इन थ्योरी ऑफ कंपटीशन। सो हाउ कंप्यूटर इज वर्किंग। एंड अभी अगर आप बात करो प्रैक्टिकल जो कंपनीज में हो रहा है, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल, दैट्स रिलेटेड टू HTML, कास्केडिंग स्टाइल्स एंड एवरीथिंग। तो वो क्या है, मतलब दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। सो अगर आप मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करते हैं तो यू वुड बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर। तो अभी आपकी चॉइस हो जाएगी ना, फिर तो वो कहते हैं डोर आपके हाथ में होगी, बहुत सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ओपन होती हैं। आंसर, एक जो इनिशियल पे स्केल होता है वो भी एक मास्टर्स करके जाने वाले का पे स्केल एक अच्छा खासा होता है। एंड दैट टू देन ऑब्वियसली यू वुड बी competing between your colleagues and everyone, and with experience you would be gaining. Simple. So yes. तो यहाँ पर आपको किस तरीके से मैम ने मोटिवेट किया, मैम ने बताया कि
अभी ज़माना जो है, आने वाला जो फ्यूचर है वो कंप्यूटर का है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बाद में समझ लूँगा या मैं बाद में पढ़ लूँगा, वो बहुत डिफिकल्ट है। सो अभी आपके पास ये लाइन है, अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, सो गो एंड ग्रैब इट। और किसी भी तरीके का अगर आपको लगता है कि इसमें पैसा है कि नहीं है, तो ये आपको डायरेक्टली फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ आपको सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा हैंडसम सैलरी भी आपके पास है और सारी चीज़ें हैं जो कि आपका जो लाइफ है, जो करियर है, वो बिल्कुल सेट कर देंगी। सो यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट को जो है एंड करेंगे और यहाँ पर हम अपने फैकल्टीज को थैंक यू बोलेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर मैं अगर एक क्रक्स की बात करता हूँ तो आज हमने बताया कि किस तरीके से आप जो है आगे जा सकते हैं कंप्यूटर की फील्ड में और कैसे अपने करियर को इनहैंस कर सकते हैं। हमने टाइम टेबल की बात की, हमने जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की, हमने वो सारी की सारी बातें आपके सामने रखी जो कि आपके निमसेट 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते चलते एक फाइनली एक मोटिवेशन लाइन के साथ मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा कि अगर आप फिक्र कर रहे हैं किसी बात की तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। एक बार फिर से कर ले खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। आप भरोसा कीजिए अपने आप पे और देखिए फिर कैसे आपका करियर बदलता है और कैसे आप ऊंचाइयां छूते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू सो मच।